दोस्तों, एक समय था जब खेती के लिए किसान कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी विकसित हुई, खेती करने के तरीके में भी काफी बदलाव देखने को मिला। अगर आपने कभी खेती से जुड़ी कोई वीडियोस देखी होगी या आप खुद खेती से जुड़ा कोई काम करते होंगे, तो आप इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि हमारे देश की खेती करने का तरीका अभी भी बाकी देशों से काफी पिछड़ा है। जहाँ एक और बाकी देशों में खेती टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करती है, हमारे देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे देश के किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना क्यों नहीं करते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी 53% आबादी खेती से जुड़ा काम करते हैं और 70% रूरल पॉपुलेशन आज खेती से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे देश की आबादी का ज्यादातर हिस्सा खेती से जुड़ा काम करता है। जब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो खेती की जमीन भी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन ही नहीं है। अगर साइज की बात करें तो एक किसान के पास एवरेज 2.5 एकर्स की खेती है। हालांकि बड़े किसान के पास ज्यादा जमीन है और ऐसे भी किसान हैं जिनके पास कम जमीन है। अब अगर अमेरिका को देखें तो एक एवरेज फार्मिंग साइज भारत से 185 ज्यादा है, यानी कि अमेरिका के एक किसान के पास 444 एकड़ की एवरेज जमीन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक देखें तो अगर एक एवरेज फार्म साइज को अच्छे से चलाना है तो उसका साइज 24 एकर्स होना चाहिए, यानी इंडिया के एवरेज साइज से लगभग 10 गुना ज्यादा। और हमारे देश में मेजर इशू यही है, जिसकी वजह से फार्मिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाता। दोस्तों, एक हार्वेस्टर जो हमारे देश में मिलता है इंडिया में बना हुआ, तो वो लगभग 28 लाख रुपए से शुरू होता है। और अगर इससे जुड़ने वाले अटैचमेंट्स को ध्यान में रखें तो इसकी कीमत लगभग 45 लाख तक भी जा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जो किसान 1.5 एकड़ की जमीन पर खेती करता है वो इतनी महंगी मशीन नहीं ले सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो खरीद भी ले तो उसे जितना प्रॉफिट मिलेगा इस मशीन को खरीदने के बाद, उसे रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा। इतना ही नहीं, जब इतने बड़े मशीन्स को छोटे जमीन पर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी भी काफी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक हार्वेस्टर को इस्तेमाल करने से पहले अच्छा खासा सेटअप लगता है, अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि इन मशीन्स को मेंटेन भी करना पड़ता है, जिसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। दोस्तों, एक और बात ये भी है कि इन मशीन्स को सेटअप करने में काफी टाइम लग जाता है, जबकि इसका काम छोटे से जमीन पर सिर्फ मान लो 15 से 20 मिनट का होता है। इसी की वजह से हमारे देश के किसान इन मशीन्स का इस्तेमाल करना कम पसंद करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से हमारे देश के खेत और बाकी देशों के खेत देखे होंगे तो आपने शायद ये बात जरूर गौर की होगी कि हमारे देश से अलग बाकी देशों के खेत एक बड़े से मैदान पर बिना किसी रुकावट जैसे दीवार या फेंस के फैले होते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला खेत में मशीन्स का इस्तेमाल करने का इससे क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल होता यह है कि हमारे देश में जहां अनइवन टुकड़े में खेती की जमीन नजर आती है, तो ऐसे जमीन में इन मशीन्स का ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आपसे कहें कि मॉडर्न मशीन्स के इस्तेमाल के बिना ही हमारे देश के किसान मॉडर्न है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर हम इन मशीन्स को साइड में रखें और ये देखें कि हमारे देश के अंदर खेती के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप भी जरूर इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश के किसान भी बिना इन बड़े बड़े मशीन्स के काफी ज्यादा मॉडर्न हैं। अगर हम देखें तो पहले से अलग आज हमारे देश के खेती वाले जमीन पर ट्रैक्टर्स देखना बहुत ज्यादा आम बात है। इसके अलावा अब किसानों के पास हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी है, जो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडाइज करा के देती है। हो सकता है दोस्तों, बाकी विकसित देशों की तरह हमारे पास बड़े बड़े सोइंग मशीन्स जो ट्रैक्टर्स पर लगते हैं वो ना हो, लेकिन अब तो मार्केट में 10 से 15 हजार तक के भी सोइंग मशीन्स मिलते हैं, और ये भी आपको छोटे से छोटे गांव के किसान के पास देखने को मिलते हैं। बाकी कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स कहे या फिर उनके खेती को सुरक्षित रखने वाले केमिकल्स, ये सारी ही बेसिक चीजें किसानों के पास होती है। तो दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि मॉडर्न मशीन्स न होने के बावजूद हमारे देश के किसान भी अपने खेती में बाकी देशों जितने ना सही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में खेती हो रही है, आने वाले समय में हमारे देश को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर खेती में दिक्कतें होंगी तो उसका असर सीधा हमारे देश और उनके लोगों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल खेती की जमीन छोटी होने की वजह से जितने ये जमीन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ये उतनी नहीं है। आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अगर मशहूर डिश वड़ा पाव बना रहे हो और अगर आप इसे एक बड़े स्केल पर ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। आप अगर 100 वड़ा पाव बना रहे हैं तो आप एक साथ अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। एक साथ जो पूरा बेसन का बैटर होता है वो बनाओगे, और पाव जो कि मान लीजिए बेकरी में बनकर आ रहे हैं तो वो भी एक साथ बल्क में बनते हैं, न कि एक एक पाव बनता है। और इसी वजह से जो बेकरी वाला होगा वो एक साथ चीजों को खरीदेगा और वेंडर भी एक साथ चीजों को खरीदेगा। फिर इतने बड़े बैचेस में वड़ा पाव बनेंगे तो कॉस्ट कम लगेगा। लेकिन अगर आप एक एक वड़ा पाव बनाने बैठे तो जाहिर सी बात है कि इसमें पैसे ज्यादा जाएंगे।
सरल भाषा में कहे तो बल्क में कुछ भी चीजों को खरीदने का फायदा ये है कि पर यूनिट कॉस्ट कम लगेगा। अब छोटे जमीन के अंदर क्योंकि खेती के लिए छोटे मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है या फिर कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो जो पोटेंशियल बनता है पर एकड़ यील्ड का एवरेज उससे कम बन रहा है। अभी तो ये समस्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में ये समस्या रही तो इससे मुश्किलें हो सकती है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसे समस्या आने वाले समय में ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे देश के खेती को टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट करने पर काम करना चाहिए। हम सब ये तो जानते ही है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि उसका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, ना कि फार्मिंग सेक्टर। और हमारे देश में भी हमें ये धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे लोग खेती से बाहर आएंगे, वैसे वैसे जो जमीन अवेलेबल है फार्मिंग के लिए वो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो कम पॉपुलेशन में उस पर आ जाएंगे। ये हो सकता है कि वो फैमिली उस समय पर भी जमीन ओन करे, लेकिन क्योंकि वो खुद उस जमीन पर फार्मिंग नहीं करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जमीन दे सकते हैं। अगर देखें तो ज्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं उनकी नेटिव की बड़ी बड़ी जमीनें हैं और वो खुद अगर खेती नहीं करते हैं तो वो किसी और को खेती करने के लिए वो जमीन दे सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा जमीन पर खेती होगी तो इसे कई चीजों जैसे मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल, ज्यादा उत्पादन, किसानों का फायदा, जमीन देने वाले का फायदा और फिर देश और देश में रहने वाले लोगों को इसका फायदा दिखने लगेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमारी देश की खेती में ऐसा क्या बदलाव आना चाहिए जिससे कि किसानों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।